हाय स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक जो है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसकी मीनिंग, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर हम टोटल कॉस्ट को ब्रेक करेंगे, टोटल कॉस्ट इट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स्ड वाला कंपोनेंट होता है, एक वेरिएबल वाला कंपोनेंट है। फिक्स्ड वाला कंपोनेंट का मतलब ये है कि अगर हम चेंज करेंगे वॉल्यूम, प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, वो अगर हम चेंज करेंगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होगा। जितना होगा पहले ही इतना ही रहेगा। चाहे हम एक प्रोडक्ट बनाए, दो बनाए, 10 बनाए, 15 बनाए, इस पे कोई असर नहीं है। अगर ये पहले 1 लाख रुपीज है, ये 1 लाख ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स्ड वाला कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? हमने मशीनरी ली है फॉर फॉर प्रोडक्शन। ठीक है। तो इस मशीनरी पे जितना आपने लगाया है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि इस मशीन से अब आप एक प्रोडक्ट बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, 20 बनाओ, तो खर्चा वही है। जो 1 लाख है ये एक प्रोडक्ट के लिए भी वही है, 10 के लिए भी वही है, 15 के लिए भी वही है। अब वेरिएबल वाला कंपोनेंट इसमें और एक होता है जो वेरी होता है, विच चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन में कुछ चेंज कर रहे हो, यानी कि अगर आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये खर्चा, ये अमाउंट अलग होगा। अगर अब आप 15 बनाओगे तो ये अमाउंट चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, ये वेरिएबल वाला। यानी कि जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो रॉ मटेरियल क्या होता है, वो वेरिएबल वाला कॉस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ये पेन बनाने के लिए ये जो मटेरियल आप ये यूज कर रहे हो, ये जो आप रिफिल यूज कर रहे हो, तो ये वाली चीजें सारे क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। जितने ज्यादा पेन आप बनाओगे उतनी सारी आपको, फॉर एग्जांपल ये कैप है, जितने पेन आप बनाओगे उतने कैप्स आपने बनानी है। यानी कि जितने प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो उतने ये खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये वाले खर्चे जो है ये वेरिएबल वाले खर्चे होते हैं, ये वेरी होते हैं इन अकॉर्डिंग विद प्रोडक्शन। जितना आप ज्यादा बनाओगे उतना। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप हर किसी प्रोडक्ट को या प्रोसेस को, जो भी आपका कॉस्ट यूनिट होगा, प्रोसेस को जब भी कॉस्ट आपने फाइंड आउट करना है तो वहां पे सिर्फ आप कैलकुलेट क्या करते हो, वेरिएबल वाला कंपोनेंट। फिक्स्ड वाला कंपोनेंट आप इसमें इंक्लूड नहीं करते हो। किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है। अब इसका, अच्छा बिफोर डिस्कस, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर और एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के टेक्निक्स, या कभी कभार ये बोलते हैं टेक्निक्स और टाइप्स। ठीक है। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में बताऊंगा। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, 5-6 टेक्निक्स है। लेट मी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वाली जो टेक्निक है दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जैसे हमने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग बताई, तो इसी तरह से और एक टेक्निक है जिसको हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलते हैं। तो अभी मैं फर्स्ट से ही डिस्कस करूंगा कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है, उसके बाद में मैं फिर से मार्जिनल कॉस्टिंग पे आ जाऊंगा। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वो वाली कॉस्टिंग है जहां पे आप सेम यूनिफॉर्म, सेम प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो। इससे क्या होता है कि अगर आप सेम प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो दो कॉस्ट यूनिट में, या दो कंपनीज में, दो प्रोसेस में, दो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, या सिंपल मैं बताऊंगा कि दो कॉस्ट सेंटर्स में सेम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि फिर अगर आप कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट्स करोगे तो वो मीनिंगफुल होता है, क्योंकि आपने सेम मेथड यूज किया है। तो तब जाके आप कंपेयर कर सकते हो कि ये वाला बेस्ट है कि फर्स्ट वाला मेथड बेस्ट, ये कॉस्ट यूनिट बेस्ट है कि सेकंड वाला। अब सेम प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि अगर आपने लेट से कि पॉइंट अनंतनाग से श्रीनगर जाना है, तो अगर आप एक ने
लेट से कि एक बाई ट्रेन गया, एक बाई रोड गया, तो फिर आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। या एक बाई बाई एयर गया, एक बाई ट्रेन गया, तो इन दोनों को फिर कंपेयर नहीं कर सकते हो आप कि किसको कम टाइम लगा या किसको ज्यादा खर्चा लगा। आप तभी कंपेयर कर सकते हो जब आपने प्रोसीजर सेम यूज किया होगा। अगर एक बंदा भी ट्रेन से गया, दूसरा भी ट्रेन से गया, एक बंदा भी बाई रोड गया, दूसरा भी बाई रोड ही गया, तब जाके जो कंपैरिजन आप कर रहे हो वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। वही यहाँ पे ये बता रहा है, अगर आप सेम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस यूज कर रहे हो, तब जाके जो कॉस्ट का कंपैरिजन होता है तो वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट कॉस्टिंग जो है, दैट इज नंबर नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने बताया कि ये वो वाली कॉस्टिंग जहां पे सिर्फ सिर्फ आप वेरिएबल वाला कॉस्ट कंसिडर करते हो, इसलिए कभी कभार मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग, इसमें सिर्फ आप वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हो। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि आप पहले ही ये एक एस्टिमेट लगा रहे हो कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। अभी आपने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया है, आप बता रहे हो कि इसमें इतना लगेगा, अभी आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया, तो ये जो आप बता रहे हो कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना लगेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। अभी आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि इसमें इस प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपीज लगेंगे। क्लियर, प्रोडक्ट अभी नहीं बनाया, तो उसके बाद में एक्चुअली आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अब आप मतलब प्रैक्टिकली कर रहे हो, अब आप ऑन फ्लोर प्रोडक्ट बना रहे हो, और फिर आप देख रहे हो कि एक्चुअली कितना लगा है। कि अब आप ये जो है, ये आप सिर्फ ऑन पेपर्स बता रहे हो कि अपना जो एक्सपीरियंस है वो यूज करके, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको, उनसे राय लेके फिर आप बता रहे हो कि इतना लगना चाहिए। और ये जो एक्चुअल कॉस्ट है ये क्या है कि कितना लगा है, ये जो कॉस्ट है ये लगा है जब आपने प्रोडक्ट बनाया है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप पहले स्टैंडर्ड सेट करते हो, ठीक है, फिर एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहे हो और फिर देख रहे हो कि ये जो एक्चुअली कॉस्ट लगा है ये कितना वेरी हो रहा है फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे कितना वेरी हो रहा है, उससे कम लगा है या उससे ज्यादा लगा है, दोनों हो सकते हैं। लेट से कि आपने बताया कि 10 रुपीज लगने चाहिए, तो कभी कभार 12 रुपीज भी लगेंगे, कभी कभार 8 रुपीज ही लगेंगे। ठीक है, या कभी कभार एग्जैक्टली 10 रुपीज भी लग सकते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड 10 है और आपको 10 रुपीज लगे है, देन देर इज नो वेरिएशन, जीरो वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएंस जीरो है, या वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको आपका स्टैंडर्ड जो है 10 है लेकिन आपको कितना लगा 8, तो यहां पर भी वेरिएशन है, यहां पर भी वेरिएशन है, लेकिन इस वेरिएशन को पॉजिटिव वेरिएशन है कहते हैं, पॉजिटिव वेरिएशन कहते हैं। या जिस इसको कभी कभार हम बोलते हैं कि ये फेवरेबल वेरिएशन है, या वेरिएंस भी बोलते हैं। ठीक, पॉजिटिव या फेवरेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना कॉस्ट लगना चाहिए हमें उससे भी कम लगा, और इसको अनफेवरेबल वेरिएशन बोलते हैं। इसलिए अनफेवरेबल है क्योंकि जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा लगा। वेरिएशन यहाँ पर भी है, वेरिएशन यहाँ पर भी है, क्योंकि 10 लगने चाहिए हमें 8 लगे हैं, तो वेरिएशन एक सेम नहीं है। 10 लगने चाहिए हमें 12 लगे, सेम नहीं है। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग जो है इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, जहां पे आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, फिर एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहे हो और उनको कंपेयर कर रहे हो, हमारी परफॉर्म मतलब इस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना लगा है एज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड। नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड सेट किया है, उसके बाद में प्रोडक्ट बनाया, फिर कंपैरिजन किया है। स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई एक्टिविटी हो रही है, मतलब हो गई है, ये कंप्लीट हो गई है एक्टिविटी, उसके बाद में जो खर्चा लगा है आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको
हिस्टोरिकल यानी कि पहले ये प्रोसेस हो गई है, ये कंप्लीट हुई है, ये ऑलरेडी मतलब पास्ट में हो गई है। पास्ट का मतलब ये कंप्लीट हुई है, ये 1 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, ठीक है, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, इसके बाद में ये कॉस्ट जो है इसको जोड़ रहे हो आप, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, पहले प्रोसेस हो रहे, पहले वो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, पहले वो हम देख रहे हैं कि कितना ये पहले हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बाद में देख रहे हैं कि इसमें कितना कॉस्ट लगा, हिस्टोरिकल इन नेचर। तो नंबर नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग जो है यहाँ पे डायरेक्ट का यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी डायरेक्ट वाले खर्चे है, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो हम डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट वो हमने सारे पढ़े हैं, ठीक है। डायरेक्ट या हम कभी कभार वेरिएबल कॉस्ट, ऑलमोस्ट सेम ही होता है डायरेक्ट और वेरिएबल, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले खर्चे सिर्फ यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में और एक है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है, जैसे हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में देखा कि फिक्स्ड वाला कंपोनेंट एक्सक्लूड होता है, वेरिएबल इंक्लूड होता है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है कि सेम है एज मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल वाला कंपोनेंट कंसिडर होता है, फिक्स्ड वाला एक्सक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंसिडर किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसमें दोनों कंसिडर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थे सम आई मीन टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट। इसके बाद में ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है जहां पे हम सिर्फ वेरिएबल वाला कंपोनेंट कंसिडर करते हैं कॉस्ट का, तो इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में सबसे पहले जो एडवांटेज है कि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहे, वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये सिंपल एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड, और ये इजी टू ऑपरेट है, इसमें उतना झंझट नहीं है, ठीक है। तो नंबर सेकंड जो है इसमें और एक एडवांटेज जो इसकी है, दैट इज कि ये जो फिक्स्ड वाला कॉस्ट है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट, इससे क्या होता था, मैं पहले ऐसे बताऊंगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड वाला कॉस्ट जो है ये आपको सिर्फ पहले पहले सालों में ज्यादा लगेगा, फर्स्ट ईयर में ज्यादा लगेगा, सेकंड ईयर में कम लगेगा। मतलब क्या है कि अगर आपने कोई मशीन खरीदी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो फर्स्ट ईयर में आपने मशीन खरीदी है, सेकंड ईयर में आपको मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, मतलब सेकंड ईयर में फिक्स्ड वाला खर्चा नहीं है। तो क्या होता था कि अगर आप दोनों खर्चों को इंक्लूड करते, फिक्स्ड खर्चा भी वेरिएबल वाला खर्चा भी, दोनों को इंक्लूड करके जो फर्स्ट ईयर का खर्चा है वो बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू सेकंड ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर में ये खर्चा है ही नहीं, वहां पे सिर्फ ये वाले खर्चे हैं। तो सेकंड ईयर का खर्चा जो है वो बहुत कम आएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने फिक्स्ड वाला कंपोनेंट इंक्लूड किया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो फिक्स्ड वाला कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि मशीनरी हमने फर्स्ट ईयर में खरीदी थी, सेकंड ईयर में हमने फिर से मशीनरी नहीं खरीदनी थी। अब जब आप कंपेयर कर रहे हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कॉस्ट, फिर ये मसला हो जाता है, ठीक है। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, अगर करोगे भी दैट विल नॉट बी मीनिंगफुल, उसकी मीनिंग उतनी नहीं होगी। तो इससे क्या होता है, जब आप फिक्स्ड वाला कंपोनेंट कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, फिर वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का कंपेयर करने का मतलब थोड़ा बनता है, ठीक है। ये भी इसकी एक एडवांटेज है मार्जिनल कॉस्टिंग की, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में फिर अगर आप प्रॉफिट जो है, जब आपने फिक्स्ड कंपोनेंट कंसिडर ही नहीं किया, सिर्फ वेरिएबल वाला कॉस्ट कंसिडर किया है, तो इससे क्या होता है कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड करने से जो वेरिएशन आती थी, उससे जब भी आप एनालिसिस करते थे कि प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का ज्यादा है या सेकंड ईयर का ज्यादा है, उसमें प्रॉब्लम होती थी। अब जब आपने फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर नहीं किया है, तो प्रॉफिट जो आप बता रहे हो अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का प्रॉफिट कंपैरिजन या इम्पैक्ट ऑन, अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो,
ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, या इसका और इस पे इम्पैक्ट क्या है, वो आप इजीली स्टडी भी कर सकते हो। और जो आप इसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि नंबर, ये वॉल्यूम का इम्पैक्ट अगर आप देखोगे प्रॉफिट पे, इससे पहले भी आप देख सकते थे, लेकिन वो उतना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होगा जितना अब होगा जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड कर रहे हो। विदाउट इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट जब आप स्टडी कर रहे हो कि इम्पैक्ट क्या होगा वॉल्यूम का प्रॉफिट पे, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल होता है। ठीक है। और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें और एक चीज पढ़ना है नेक्स्ट में, दैट इज सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करती है। कैसे हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग में बिकॉज ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, वो हम आगे जाके देखें। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि सीवीपी एनालिसिस डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर ही आता है। और इसमें क्या आता है, तो इसमें एक दो डिसएडवांटेजेस भी उन्होंने बताई है। डिसएडवांटेजेस जैसे, अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना, दोनों को अलग अलग रखना, मतलब आउट ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि वहां पे ये तो नहीं लिखा होगा कि ये वेरिएबल है ये फिक्स्ड है, वहां पे टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट में कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है, ये थोड़ा अलग करने में ये थोड़ा टफ है, कैन नॉट बी इजीली सेग्रीगेटेड। तो ये जो एक ये है नंबर सेकंड है, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है एक्चुअली लॉन्ग रन में ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये भी वेरिएबल ही होता है। तो जब आप इसको इंक्लूड करें, आप एक्चुअली फिक्स्ड कॉस्ट को फिर लॉन्ग रन में इनको एक्सक्लूड नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली एक वेरिएबल कॉस्ट को एक्सक्लूड कर रहे हो। अगर हम लॉन्ग रन की बात करेंगे, शॉर्ट रन में मैं नहीं बता रहा हूँ, अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि शॉर्ट रन में ये फिक्स्ड अलग है वेरिएबल अलग है, लेकिन लॉन्ग रन में फिर मसला होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये फिक्स्ड कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। तो अब जब आप यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर रहे हो, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स जब आप कर रहे हो, तो यहाँ वहां पे आप जब आप इनको बता रहे हो कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर कर रहा है, तो वो वैल्यूएशन उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इस वैल्यूएशन में जब आप फिक्स्ड गुड्स को जो आपने फिनिश्ड गुड्स को जो आपने फिनिश करके प्रोडक्ट बन रखे हैं, उनको जब आप वैल्यू दे रहे हो, तो तब जाके सारे के सारे कॉस्ट इंक्लूड होने चाहिए। आप वहां पे एक मेन कंपोनेंट एक्सक्लूड कर रहे हो। ठीक है। तो ये फिर मसला है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका जो टोटल वैल्यू जो आएगा फिक्स फिनिश्ड गुड्स का, वो कम आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कंपोनेंट आपने इंक्लूड नहीं किया, जो कि एक्चुअली आना चाहिए बराबर। ठीक है। तो ये मसला है, ये डिसएडवांटेज है इसकी। ठीक है। थैंक यू गाइस।